गुना जिले की झाझौन ग्राम पंचायत ने विकास की नई मिसाल कायम की। सरपंच संध्या लक्ष्मण यादव ने हरियाली बगिया, शिक्षा, सड़क, पानी और सामुदायिक भवन, गौशाला जैसी सुविधाओं से गांव की तस्वीर बदल दी। कहते हैं कि सही नेतृत्व मिले तो छोटे से गांव की तस्वीर भी बड़े शहर की जैसे बदल सकती है। जिले की झाझौन ग्राम पंचायत ने विकास की दिशा में एक ऐसी छलांग लगाई जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया। यहाँ के सरपंच संध्या लक्ष्मण सिंह यादव ने महज 5 साल के कार्यकाल में गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। उनकी पहल पर न सिर्फ हरियाली से लहराती बगिया खड़ी हुई, बल्कि शिक्षा, सड़क, गौशाला और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का भी समाधान हुआ। गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि है वह गौशाला, जिसे सरपंच एक अलग ही मॉडल में तैयार करवाया। बातचीत में सरपंच संध्या लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गौशाला की क्षमता 120 पशु की है, लेकिन हमारी गौशाला में 350 से अधिक गौवंश है और सभी के लिए अलग अलग सुविधा युक्त कमरे बनाए गए हैं, जिनमें पंखे, गड्ढे, खान पान आदि की व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई। गांव की पहचान केवल हरियाली तक सीमित नहीं। सरपंच ने सड़कों पर नालियों की समस्याओं का विशेष ध्यान दिया। पिछले वर्षों में 80% सड़क निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा पानी की समस्या को दूर करने के लिए बोरिंग कराई गई और स्वच्छता अभियान से गली मोहल्लों की तस्वीर बदल गई। गांव में एक खास बात है स्कूल के पास बनी हुई बगिया, जिसे सरपंच ने तैयार करवाया। बातचीत में सरपंच ने बताया कि यहाँ 300 से अधिक फूलों, फलदार और औषधीय पौधों की हरियाली मन मोह लेती है। सरपंच संध्या लक्ष्मण सिंह सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित नहीं रहे। गांव के लोगों का कहना है कि वे दिन हो या रात मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बदलाव न सिर्फ पंचायत की रैंकिंग में दिखा, बल्कि गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह यादव। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दें। आप क्या हैं, कौन हैं और किस तरीके से इस क्षेत्र में जाने जाती हैं भाई साहब? मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह यादव, ग्राम पंचायत झाझौन, तहसील आरण, जिला गुना, मध्य प्रदेश। भाई साहब, आप जिस क्षेत्र में अभी अपन बैठे हैं, ये कौन सी जगह है और कब से आप यहाँ सरपंच हैं, कैसा क्या है भाई साहब? ये मूलतः तो मैं रामगढ़ कला का निवासी हूँ। मेरा जन्म रामगढ़ कला में हुआ है। हमारा पूरा परिवार रामगढ़ कला में ही निवास करता है। हमारे पिताजी 5 भाई हैं। तो ज़मीन जब बंटवारा हुआ, हमारे पिताजी अलग अलग हुए, तो हमारे पिताजी को यहाँ झाझौन पे ज़मीन दे दी गई, जो हमारे हिस्से में मिली 2006 में। हम रामगढ़ से 2006 में यहाँ झाझौन आ गए। तो यहाँ मैं आया 2006 में। तो काफ़ी ये पूरा जंगल क्षेत्र था। तो बैकवर्ड कहा जाता था, चोरी भी हो जाती थी और शरारती टाइप के लोग यहाँ निवास करते थे अड़ोस पड़ोस में, जंगल में। उसमें तो कई तरीके की वारदातें होती रहती थी। तो मैंने यहाँ आने के बाद मैंने पूरे गांव का सर्चिंग किया। मैंने 3 साल मैंने किसी से नहीं बोला कि मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने 3 साल में इस पूरे झाझौन, तमेड़ी, एक और मेरी पंचायत में गांव आता है, एक जंगल में है भैंसावला, 3 गांव मेरी पंचायत में आते हैं। तो मैंने उनको सब में घूमा, लोगों से बातचीत करी, चर्चा करी। तो उस टाइम पे हमारा पूरा गांव जंगल में भैंसे चराता था, खेती कम करता था, मतलब सिंचित खेती भी नहीं थी, पूरे क्षेत्र में लाइट भी नहीं थी, लोग इंजनों से पानी देते थे। तो पूरा भ्रमण किया मैंने 3 साल गाँव में। तो इसके बाद में मैंने कहा कि इस पंचायत में अब मुझे नाम बढ़वाना चाहिए। तो मेरा रामगढ़ कला में नाम था। हालांकि रामगढ़ कला में भी 2 साल पहले ही मेरा बढ़ा था, 18 साल की जब मेरी एज हुई थी। तो मैंने यहाँ मेरा नाम कराया, पूरे परिवार का, मम्मी पापा सबका यहाँ नाम मैंने रामगढ़ से कटवा के यहाँ BLO से कह के नाम बढ़वाया। फिर पूरे गाँव में सब लोगों से कहा कि भाई आप मुझे सरपंच बनाओ, तो अपन इस गांव की अपन सब लोग मिलकर इस गांव की तस्वीर को बदलेंगे। अभी अपन खेती पे पूरा रुझान नहीं देते, खेती पूरे सब लोग करते नहीं हैं, कुछ बाहर मजदूरी करने भी चले जाते हैं। तो सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 2010 में इलेक्शन आया ग्राम पंचायत का, तो मुझे 2010 में सब पूरी जनता ने मुझे मदद करके मुझे सरपंच बनाया। तब करीबन मेरी शायद 22-23 साल की उम्र होगी, 23 के आसपास हो, 22 या 23 का ही हो उस टाइम पे, जब मैं सरपंच बना 2010 में। स्वयं सरपंच बना तो पहले मैंने सबसे पहले कृषि की ओर काम किया जी। तो कृषि में लोगों को जागृत किया। पैसा भी कम था, तो
किसी से लोन पे पैसा, किसी से साहूकारी से पैसे लेके नहीं, खेती में ट्यूबवेल कराए, कुआं कराए, पंचायत से भी मनरेगा के तहत किसानों के लिए मैंने कुआं खुदवाए, लाइट का फिर पूरा सिस्टम लाइट का जमाया, लाइनें नहीं थी, लाइट खम्मा खिंचवाए ठेकेदारों से, ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई थी उस टाइम पे, लाइट करवाई खेतों पे, पूरे गांव में लाइट का डेवलप कराया, मतलब टगर में, गांव में तो लाइट थी, बाकी टगर में किसान के पंप लाइन नहीं थी, वो कराई। किसान बड़ा मजबूत हुआ, पैदा बढ़िया निकली खेती, क्योंकि गाय भैंस ज़्यादा रखते थे तो खेतों में देसी खाद भी था, तो अच्छी पैदा निकलने लगी, सब लोग आनंद में रहने लगे, सब पूरा हमारा गांव मिलजुल कर रहे। और पंचायत में मैंने फिर सबसे पहले 2011 में आंगनबाड़ी का निर्माण कराया, तो मैंने आंगनबाड़ी बनवाई। फिर उचित मूल्य की दुकान बनवाई मैंने 2012 में। उचित मूल्य दुकान बनवाने के बाद सड़कें नहीं थी गांव में, तो मनरेगा के तहत पूरे चारों तरफ रोडें बनवाई। करीबन मैंने 2012 तक करीबन ग्राम पंचायत में 7-8 किलोमीटर के आसपास मैंने रोडें डाली। तो उस टाइम पे 5 लाख का ये एस्टीमेट बनता था हमारा 1 किलोमीटर का मनरेगा के तहत। लोग खंती लगाते थे, खंती लगा के नहीं, उसको रोड में मट्टी डालते थे, मट्टी डालने के बाद उसको रोलिंग करके मुरम डाल के उस रोड को बनाया जाता है, ग्रेवल रोड बोलते थे। फिर 12 में चुनाव आया मंडी का, तो लोगों ने कहा कि सरपंच साहब आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप मंडी का चुनाव लड़ो जी। मैंने कहा यार मंडी का चुनाव एक झाजुन पंचायत अकेली का नहीं है, उसमें पंचायत सहरोक भी थी, सगावर खिरा भी थी, पिपरोदा मीना भी थी, रामगिर कला भी थी, कुसमान भी थी, 7-8 पंचायतों का चुनाव है। और सामने जो अगेंस्ट जो विरोध में चुनाव लड़ रहे थे तो वो बहुत बड़े नेता थे, माननीय बुंदेल सिंह जी, नेताजी सगावर खिरा वाले, तो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मंडी अध्यक्ष रहे कई बार। उसी टाइम पे वो माननीय लक्ष्मीकांत जी से सिरोंज विधानसभा से मैंडेट हुआ था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वहाँ से हार के आए हुए थे। मैंने कहा यार इतने बड़े आदमी से अपन चुनाव नहीं जीत पाएंगे यार, वे तो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम पे विश्वास करो, अपन चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा अब झाजुन अकेली नहीं है, अपन पहले सब गाँव में पूछे एक बार। तो 10-8 लोग, हम सब लोग गाँव में पहुँचे कि भैया आप कह दो तो हम मंडी का चुनाव लड़ लें। तो उन्होंने कहा सरपंच साहब आपका नाम सुना है, आप बहुत अच्छे काम करते हो, आपने झाजुन को कोई जानता नहीं था, आपने झाजुन का इतना नाम कर दिया, तो हम तो आपकी मदद करेंगे, वोट देंगे। मैंने कहा भैया नेताजी लड़ रहे हैं, कहीं कोई भी लड़े, हम तो नेताजी जिंदगी से वोट देते आ रहे हैं, 40 साल हो गए, लेकिन हम आपको वोट देंगे, आप चुनाव लड़ो। मंडी का चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मंडी का चुनाव जीता। 2012 में मंडी डायरेक्टर बना, पंचायत में काम किए। इसके बाद में 2015 में चुनाव आया दोबारा पंचायतों का, तो लोगों ने कहा कि भाई बताओ लड़े या न लड़े, मैंने अगर मेरे ऊपर विश्वास हो, मैंने कुछ किया हो तो बताओ, न किया हो तो आप मुझे नकारो। लोगों ने कहा नहीं नहीं सरपंच साहब आप ही चुनाव लड़ोगे, हम आपको फिर सरपंच बनाएंगे। तो महिला सीट थी, 2015 में मेरी मम्मी को मैंने चुनाव लड़ाया, श्रीमती कबूला यादव जी को, मम्मी चुनाव लड़ी, सरपंच बनी। मेरे ताऊ जी के लड़के वो जनपद का चुनाव लड़ाया, तो वो जनपद डायरेक्टर भी बना। काम मैंने ही किया पंचायत का, हालांकि मम्मी जाती थी जनपद देखने, सारी चीज़ें पंचायत का देख रेख भी करती थी, क्योंकि बुजुर्ग हैं, वो भी उम्र काफ़ी है उनकी, आज 60-62 साल की उम्र हो गई है। तो काम किया। मनरेगा सबसे बड़ी योजना मनरेगा है, मनरेगा से काम पंचायतों में किए। और भी रोड है, तालाब, बहुत फिर तालाब बनाए मैंने। तो करीबन 7 साल की वो पंचायत चली उस टाइम पे, 7 साल की पंचायत। वो कोरोना आ गया था, चुनाव बढ़ गए थे। तो फिर इसके बाद में दोबारा से आरक्षण हुआ, तो फिर दोबारा से मेरी पंचायत उसमें आई जनरल में। तो मैंने भाई सब लोगों से पूछा कि चुनाव आ गए भाई बताओ लड़ें या न लड़ें दोबारा, तीसरी बार भाई आपका क्या मत है। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो मेरे मन में एक बात आई कि यार मैं चुनाव, तो अभी मम्मी सरपंच थी, लेकिन अपन एक शासन की भी एक मंशा है कि पंचायत में महिलाएं आए, महिला आगे बढ़ें, महिलाओं को सशक्त करें। तो अपन, मम्मी तो ठीक है कि बुजुर्ग थी, अपन इस बार ऐसा करते हैं कि अपन अपनी पूरी पंचायत को महिला पंचायत बनाते हैं। उन सब लोगों ने कहा कैसे हो जाएगी, पुरुष सीट है कि महिला कैसे लड़ेगी। मैंने कही
महिला सब में लड़ सकती है। वहाँ की महिला में पुरुष जाके नहीं लड़ सकता, वहाँ की महिला पुरुष में आ जाएगी तो लड़ सकती है। तो मैंने कहा ठीक है सरपंच साहब, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरी श्रीमती संध्या यादव जी काफ़ी पढ़ी लिखी है। मैंने कहा ठीक है, आपको अब मैं तो 10वीं तक हूँ, लेकिन आपको अब इस बार बहुत पढ़ा लिखा सरपंच मिलेगा अगर आप सब लोग उस पर विश्वास जताओगे। अच्छा, क्या पढ़ाई की है भाभी ने? भाभी ने ग्रेजुएशन करी हुई है। अच्छा। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, तो उनको हमने चुनाव लड़ाया। फिर हमने निर्णय लिया फिर बैठ के नहीं गाँव में कि भाई पूरी वार्डों में भी अपन महिला पंच बनाएंगे, कोई पुरुष नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सरपंच साहब। तो एक खुशी की सबसे बड़ी बात है कि मेरे जहाँ 18 वार्ड हैं, तीनों गांव मिला के, जाजोन, भैंसावला, तमेड़ी मिला के, तीनों गांव की मिला के 18 वार्ड बनती हैं। 18 में महिला बनी। सिर्फ सरपंच का चुनाव विरोध में था, वहाँ की महिलाएं पूरी पंच निर्विरोध बनी। मेरी 18 ही महिलाएं निर्विरोध पंच हैं ग्राम पंचायत जाजोन, और सरपंच और उप सरपंच सब पूरी महिला है, पूरी महिला पंचायत है। 2014 में मैं सरपंच था, तब ये पंचायत भवन राजीव गांधी मिशन के नाम से आती थी। तो 1285 की हमारे लिए पंचायत भवन जिले से मिली, जिला पंचायत से। पुरानी पंचायत यहाँ थी नहीं, जीर्ण सीन थी। तो फिर मैंने ये पंचायत भवन बनाया 2014 में। और इसके बाद में मुझे फिर एक अतिरिक्त कक्ष मिले माध्यमिक शाला के और प्राथमिक शाला के। तो क्या था, जहाँ जो पुराना जो स्कूल बना हुआ था पहल से, वहाँ बहुत कंजेस्टेड जगह थी काफ़ी, और लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो मैंने कहा कि यार यहाँ बच्चों को ना तो ग्राउंड है खेलने के लिए, ना यहाँ बच्चे अच्छे से शिक्षा ले पाते। क्योंकि गांव में था तो गांव में कोई भैंस लेकर निकल गया, कोई बैल नल पे पानी पिलाने ला रहा है, तो कोई महिलाएं हैंडपम्प पे पानी भरने आ रही हैं, तो वो दिक्कत रहती थी। तो मैंने फिर यहाँ से मुझे जो अतिरिक्त कक्ष मिले, तो मैंने जगह चिन्हित करी शासकीय जगह पर। मैंने कहा यहाँ इनको बनाया जाए। तो फिर मैंने वहाँ से और उस जगह को चिन्हित करके नहीं, वहाँ फिर मैंने 2 अतिरिक्त कक्ष बनाए। पहले माध्यमिक शाला भवन के, क्योंकि बड़े बच्चों को अपन यहाँ उठा लाएं, छोटे बच्चे गाँव में ही रहेंगे क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। फिर प्राथमिक शाला की एक बिल्डिंग और स्वीकृत हो गई मेरे यहाँ। तो मैंने कहा यार कि अपन ठीक है, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर का अंतर है स्कूल में और गांव में, इनके बच्चे आ भी जाएंगे और अपन इनको फिर वैन की कोई व्यवस्था करेंगे, अपन इसको भी यहीं बनाया, क्योंकि वहाँ से दोनों स्कूल एक साथ हो जाए। तो फिर मैंने वो बिल्डिंग भी वहाँ प्राथमिक शाला की वहाँ बनाई। माध्यमिक शाला की बिल्डिंग मुझे मिल गई, दोनों बिल्डिंगें फिर मैंने कंप्लीट करी, पूरा कैंपस, पूरी बाउंड्री, उनको ग्राउंड बनाया। बच्चों को शिक्षा पे मतलब अभी तक करता ही रहा हूँ। और जिस दिन हमारी श्रीमती जी चुनाव में मैदान में उतरी थी, उन्होंने कहा था अगर जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे सरपंच बनाया, तो सरपंच साहब आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगी। उनकी बताओ क्या, आपको शिक्षा पे पूरा फोकस करना पड़ेगी। मैं जो बोलूँ आपको शिक्षा में करना पड़ेगी। मैंने कि पहले आप बन के तो आओ, अगर आप बन जाओगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं शिक्षा पे पूर्ण रूप से जोर दूंगा, और जो आप कहोगी शिक्षा में पैसा खर्च करूंगा। शासन भी न देगी, अपन अपनी जेब से उसको करेंगे, जन भागीदारी से करेंगे। बाकी अपन शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे। तो शिक्षा पे हमने बहुत काम किया। आज हमारे स्कूल में CCTV कैमरे हैं, पूरे क्लासों में हैं, करीबन 10 टीचर हैं मेरी स्कूल में। हर क्लास में बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर हैं, हर क्लास में स्मार्ट TV लगी हुई हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड है, पानी के लिए पूरे में व्यवस्था, बोर लगा हुआ है, जेट मोटर डली हुई है, पूरी टंकी कनेक्शन है, सारी व्यवस्था है। शौचालय है, बालिका शौचालय, बालक शौचालय है। बच्चों के लिए अंदर खेलने का एक ग्राउंड अलग है, बाहर बड़ा ग्राउंड अलग है बच्चों के लिए। अभी आप पंचायत भवन में देख रहे हो, ऐसी पूरे उस बच्चों के ग्राउंड में दुआ लगने वाली है, पूरे में पौधा लगेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी कुछ? हाँ, और मैंने सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ, मेरी आदत में है। तो मैं सुबह 2 घंटे दौड़ भी लगाता हूँ, मतलब सुबह मॉर्निंग में निकल जाता हूँ, योगा करता हूँ। तो बच्चों से स्कूल से लगा हुआ मैंने मॉर्निंग वॉक भी बना रखा है, उसको मतलब नक्षत्र वाटिका के नाम से मैंने उसको स्वीकृत कराया। तो नक्षत्र वाटिका के नाम से है, तो उस पर फ्लेवर्स वगैरह सब लगे हुए हैं। तो उसमें दौड़ना जो भी कोई आए सुबह मॉर्निंग में करता है, काफ़ी लोग आते भी हैं, बैठते हैं, सुबह योगा वगैरह भी करते हैं। जिसको रेंगना है तो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं उसमें। उसी से लगा हुआ अभी समुदाय भवन मिला है मुझे 25 लाख का। तो वो समुदाय भवन का कैंपस मैंने स्कूल का अलग, बच्चों का ग्राउंड अलग, नक्षत्र वाटिका अलग, उसमें से ही फिर कटिंग करके नहीं एक मैंने अलग से समुदाय भवन का
ग्राउंड अलग बना दिया, न कभी बच्चों में स्कूल में डिस्टर्ब होगा। कोई शादी ब्याह करेगा तो उसमें अलग एंट्री रहेगी, अलग ही आना अलग ही जाना है। बच्चों का अलग कैंपस रहेगा, वो अलग रहेगा, काफी दूर है। मतलब बच्चों को कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। स्कूल में कोई कार्यक्रम अगर उसमें भवन में हो रहा है तो बच्चों तक आवाज भी नहीं जाएगी। तो वो पूरा कैंपस तैयार हो रहा है, लगभग उसमें 6-7 महीने लग जाएंगे अभी। तो मैं आपसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता। अगर वो मेरा जब समुदाय भवन तैयार होगा तो गुना जिले में हमारे में काफ़ी समुदाय भवन मिले हैं, करीबन 150 के आसपास आज तक समुदाय भवन स्वीकृत हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा और जिलों में तो नहीं जाता, मैं गुना जिले में ये जरूर कह रहा हूँ कि 150 में एक ग्राम पंचायत जाजन का ऐसा समुदाय भवन होगा कि वो कोई ने बनाया नहीं होगा। और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने चेंजअप करी हैं। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी लग रहा है। तो गांव वालों से बातचीत करी तो उन्होंने कही सरपंच साहब ये बन जाएगा तो अपन बाहर गार्डन खरीद लेते हैं शादी ब्याह के लिए, तो अपने से ये बन जाएगा, हम सब लोग इसमें जन भागीदारी भी करेंगे आप, लेकिन बनाओ अच्छा इससे कि हम शादी इसमें कर सकें। ऐसा ना बने कि हम उसको देखने ही ना जाएं। तो गांव वालों ने सबने उसमें जन भागीदारी का भी पैसा इकट्ठा करके दिए, करीबन 3-4 लाख रुपए अभी तक मेरे पास आ गए हैं। तो वो भी उसमें ही लगेगा, काफ़ी पैसा लगेगा, कुछ मैंने भी मेरी तरफ से लगाया। गौशाला है, माननीय कमलनाथ जी के टाइम पे गौशाला स्वीकृत हुई थी। तो मैंने गौशाला, हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी मंत्री थे, तो उनसे कहा तो उनने जाजिम में सीओ साहब से बोला कि जाजिम में अब गौशाला तुरंत स्वीकृत कराएं। मुझे गौशाला मिली तो उसको मैंने फिर बनाया। गौशाला भी मतलब अपन एक स्ट्रक्चर को बनाकर खड़ा तो कर सकते हैं, पर उसको सुचारू रूप से चलाना, उसकी देखरेख करना, उसकी व्यवस्थाएं देखना, उसकी सारी चीजों को देखना और उसका संचालन करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने गौशाला बनाई तो पिताजी ने मेरे से बोला कि बेटा गौशाला बना रहे, लेकिन बनाना तो सरल है, लेकिन उसको चलाना, उसमें गाँव की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप इसको कर रहे हो तो आप जीवन जब तक जियोगे, जब तक आपको उसकी व्यवस्था आपको देखना पड़ेगी। कभी उसमें गाय भूख प्यास से कभी गाय न मर जाए, कोई बीमार दुखी है तो उसका तुरंत इलाज, उसकी तुरंत देख रेख। ऐसा नहीं है कि वो गोबर में ही डरी है, गोबर नहीं फेंक रहा है, उसका गाय को चारा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा देखो अपन है जब तक तो अपन करेंगे, अब आगे का ऊपर भगवान जाने क्या होगा। बाकी ये पिताजी आपसे वादा है कि मैं गौशाला बना रहा हूँ तो मैं जब तक जीवित रहूँगा, जब तक मेरी सांस है, जब तक गौशाला में कोई कमी नहीं आनी। आज गौशाला मेरी ऐसी है कि मैं शायद गुना जिले का, मैं पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने गौशालाएं दी थी, उस टाइम पे काफ़ी गौशालाएं बनी हैं, 1000 के आसपास गौशालाएं बनी हैं। तो मैं पूरी मध्य प्रदेश की गौशालाओं को चैलेंज कर सकता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश की जो शासन की जो शासकीय गौशालाएं हैं उनको मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम मेरी गौशाला को आप ग्राम पंचायत जाजन की सिद्धेश्वर महादेव गौशाला को अगर आप आके चेक करिए, आपको पानी की जो गायों के लिए पीने की व्यवस्था है वो खाली नहीं मिल सकती, गंदा पानी नहीं मिल सकता, उसमें कभी भुस की होदी आपको खाली नहीं मिल सकती, जितनी भी भुस की होदियाँ हैं आपको खाली नहीं मिल सकती। चापर शाम को गायों को डलता है पशु आहार, वो आपको स्टॉक में मिलेगा कभी भी। और कोई मतलब लोग बाग तो कहते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई आ रहा है निरीक्षण करने के लिए, तो आदमी समझ जाता है, फोन आ जाता है कि आज सरपंच साहब गौशाला के देखने के लिए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, या वेटनरी डॉक्टर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, तो आदमी समझ जाता है। अभी माननीय मढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आए, तो उस गौशाला में उनने अचानक आने का वो प्रोग्राम बना, तो वहाँ के सरपंच, वहाँ के लोग तोड़ के नहीं, कोई चारा लेके आ रहा है ट्रैक्टर पर रख के नहीं, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई साफ सफाई में लग रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कभी भी किसी भी वक्त बगैर बताए कोई भी मेरी गौशाला को कभी भी आके चेक कर ले, आपको पूरी फुल सुविधा के साथ में पूरी व्यवस्थित गौशाला मिलेगी। आपको गोबर में गाय खची नहीं मिल सकती मेरी। मैं ये चैलेंज करता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम कोई आ जाए मेरी गौशाला में। और ये ऐसा नहीं है मैं जब तक जीऊँगा जब तक मेरी गौशाला ऐसी मिलेगी। मैंने अभी उसमें जो टीन शेड वगैरह थे, अभी भी करीबन उसमें 30-35 लाख का और भी काम कर दिया है मैंने गौशाला में। पूरा टीन शेड अलग बना दिया, जो नंदी महाराज हैं उनके लिए अलग शेड बना दिया,
जो बुजुर्ग गाय हैं, जो कमज़ोर गाय हैं, उनके लिए अलग शेड बना दिया। जो छोटे बछेरू हैं, जो गायों का दूध पीते हैं, कमज़ोर भी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका शेड अलग बना दिया। करीबन उसमें अभी मैंने 4 शेड अलग बना दिए। वो भी मेरी पंचायत की निधि से मैंने बनाया, जो पंचायत में 15वां वेतन 5वां वेतन आता है उससे। कुछ मेरे पास काफ़ी खेती है, तो खेती में से उसके पैसे बच जाते हैं गौशाला में, जो शासन अनुदान देती है। तो उस अनुदान के पैसे से जैसे उसका पैसा बच गया, चापर अपन मंगा दीजिए, जैसे कुछ पैसा बच गया 3 लाख 4 लाख इकट्ठा हो गया 2-3 महीने का, तो उस पैसे को भी इकट्ठा करके नहीं उसी गौशाला में लगा दिया, फेंसिंग कर दी है। उसकी गौशाला में अभी भूसे का स्टॉक इतना है कि पिछले जय दिनों तक अगर भूस भी ना आए तो भी भूस खत्म नहीं होगा हमारी गौशाला। अच्छा जो भाई तो आपने भी देखा होगा जी, जी, गौशाला भाई साहब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल है गौशाला को लेकर। गौशाला को लेकर एक छोटा सा सवाल है मेरा। अभी मैं भी आपके साथ गौशाला में, आप भी बहुत बड़े गौशाला भाई साहब मैंने भी अभी गौशाला में जाके देखा, मुझे कुछ चीजें वहाँ बहुत अच्छी देखने को मिली। भाई साहब आपने अभी कहा कि कमलनाथ जी के टाइम पे आपको ये गौशाला मिली थी, तो लगभग आरोन में कई पंचायतों को गौशालाएं मिली होंगी। भाई साहब आपकी गौशाला में अभी क्षमता से अधिक गाय भी है, क्या क्षमता है और कितनी गाय हैं इसमें? अभी क्षमता हमारी गौशाला की 300 से ऊपर की क्षमता हमने कर ली है। बाकी वैसे हमारी गौशाला की 120 गायों की क्षमता थी, तो हमने एक और पूरी गौशाला का निर्माण कर लिया है। अच्छा, वो 15 वेत 5 वेत कुछ और जन भागीदारी से मिला के, तो हमारी गाय में गौशाला में 300 से ऊपर की क्षमता की गौशाला हमारी हो गई है। उससे ऊपर हमारी गाय भी है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उस टाइम कमलनाथ जी ने जो गौशाला दी थी, ये आपको भी मिली थी और अन्य कई जगह आरोन क्षेत्र में मिली है। भाई जब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, मैं बहुत सारी गौशालाओं में गया हूँ और ये वास्तविकता है कि मैं आपकी गौशाला को देखकर काफी प्रभावित हुआ। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है यहाँ देख के। लेकिन मैंने हमेशा देखा है बहुत सारी गौशालाएं आरोन क्षेत्र में भी हैं, अच्छा ऐसी सुविधाएं वहां नहीं मिल पाती हैं। क्या आपके पास अलग से कोई फंडिंग आ रही है या आपको शासन अलग से कुछ ज्यादा पैसा दे रहा है? इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग सबको बराबर आती है। हमारी गौशाला में मुझे 120 गाय का भूसा चारा अनुदान मिलता है। पहले 25 रुपए मिलता था, अब करीब मोहन यादव जी ने 40 रुपए कर दिया। 40 रुपए के हिसाब से पर गाय को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी गौशाला में अलग से कोई बजट होता हो। बाकी हमारी नीयत साफ है, हमारा मन है, उससे लगाव है। और आज तक अपन यहाँ है, अपने पूर्वजों को अपने लिए भी पाल पोस के गाय ने यहाँ तक लाए। जब कोई कृषि कार्य करने के लिए कोई यंत्र नहीं थे, तब गाय ने बछड़ा दिया, अपन को दूध पिलाया। बछड़े को देकर अपनी खेती के लिए, चर्च में नहाने के लिए, खेती में पानी देने के लिए, उसमें नया दान करने के लिए, गाड़ी में बक्कर में, तो गाय ने तो सब कुछ दिया है अपने लिए। आज अगर अपन यहाँ हैं तो किसकी देन है? उसी की देन है, गाय की ही देन है। क्योंकि गाय उस माँ तो सिर्फ बच्चे को 6 महीना साल भर दूध पिलाती होगी, लेकिन गाय तो जीवन भर दूध अपन को, अपने बच्चों को दूध जीवन भर पिलाती है। माँ तो 6 महीना दूध पिलाती है आँचर का, गाय तो जब तक जीती है, जब तक अपने लिए दूध पिलाती है, तो उसका दूध का ऋण तो अपन चुका ही नहीं। गौशाला में काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिली, जैसा कि अभी आपने एक अच्छी चीज वो बताई, जैसे बछड़ों के लिए आपने अलग से वो बनाया है। और खास बात ये देखने को मिली कि लगभग 500 मीटर दूर बच्चे अभी चल रहे थे, जो बछड़े हैं वो, लेकिन जैसे ही उनका टाइम हुआ तो वो पूरी गौशाला से निकलकर ठीक अपने ही स्थान पर पहुंचे जहां उनका स्थान निवास बनाया है आपने। उसका एक ही कारण है कि बच्चों का जो निवास बना हुआ है, तो बच्चों के लिए वहाँ पूरी सुविधा है। हाँ। उनके लिए छोटी टंकी है, बड़ी टंकी में उनका मुंह नहीं पहुंचता पानी पीने के लिए, तो छोटी टंकी है पानी पीने के लिए, तो वो भी वही मिलेगी उनको, पर डे धुल के भरी होगी। और छोटी होदी है, उससे भी उनका मुंह उसमें पहुंच जाए खाने के लिए। और उनको वहाँ शाम को जब वो उसमें जाते हैं ना, तो उनके लिए चापर मिलता है खाने के लिए, खर मिलती है। तो उनको पता है कि हम इधर जाएंगे तो हमारा इसमें मुंह भी नहीं पहुंचेगा, ये बड़े गायों का सामान है, हमारा तो उधर ही, हमको तो उधर ही जाना है। तो उनको वहाँ सब व्यवस्था मिलती है, तो जाएगा आदमी। इसके अलावा भाई साहब आपकी गौशाला के प्रत्येक कमरे में जो जिस तरीके से एक आम इंसान के लिए जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पंखे, गर्मी में देखा जाए तो हर व्यक्ति को पंखे लगते हैं, तो उसी प्रकार
मैंने भाई साहब वहाँ स्विच चालू करके भी देखे, सारे पंखे चालू हैं। कई गौशालाओं में पंखे तक नहीं है, पंखे हैं तो वो पंखियां निकाल ले गए लोग। ऐसा कई गौशाला में देखा है मैंने, बहुत सारी गौशालाओं का विजिट किया है। दूसरी बात भाई साहब, नीचे आपने जो भी बताया कि गायों के लिए एक बड़ा दुखदायक रोगा होता है जो पैरों की खुरियों में होता है, और आम तौर पे आप देख सकते हैं ऐसी कई सैकड़ों गौशालाएं। आज भी मैं बता रहा हूं कि आप क्षेत्र में, नगर में, अगर अन्य या क्षेत्र में, आरोन क्षेत्र में किसी गौशाला में जाएंगे तो वो रोगा काफी हद तक फैला हुआ है। और ये रोगा काहे से होता है भाई साहब? पैर गाय गीले में रखती है जो गोबर, लेकिन आपकी गौशाला में एक अलग से जो वेट सीट टाइप का आपने जो बना रखा है, गद्दे डाल रखे हैं, उनका कैसा क्या है? उनका ये है कि जैसे अब उसमें सीसी हो रही है नीचे, तो गाय सीसी में गोबर करेगी और उसमें मूतेगी तो वो चीकना हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो उस पर पैर फिसलता है तो गाय कई बार गिर जाती है, पैर भी टूट जाता है, कोई के पैर में मोर्च आ जाती है। तो हमने उसमें, और दूसरी चीज वो गीला जब रहेगा तो उसके पैर गीले में रहेंगे तो उसको खुरपका रोग होने की वो स्थिति में रहती है। तो इसलिए उसमें हमने जो गद्दे मंगाए हैं, जो उसमें गद्दे से पहली चीज तो उनका एन भी खराब नहीं होता, उनको बैठने में आराम मिलता है, कड़क जगह नहीं रहती, मुलायम जगह रहती है, और जो गोबर मूत्र है ना वो सब पूरा नाली में निकल कर चला जाता है, उन पैर से बह के नहीं, पैर स्लिप भी नहीं होता और उनको बीमारी नहीं आती, उसमें बैठने में आराम मिलता है। जैसे अपन गद्दे पे सोते हैं, वो गाय को गद्दा है उसका। तो भैया बजट की बात करें तो क्या बजट सेमी मिलता है, और अगर लोग चाहें तो आपकी तरह गौशाला का संचालित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई अलग से आपको कोई बजट? नहीं, कोई बजट नहीं, ये तो सिर्फ नियत का काम है। हाँ, मतलब आपका सीधा तौर पे ये कहना है कि आदमी की नियत साफ होनी चाहिए। नियत साफ होना चाहिए, नियत का काम है। और गौ सेवा कर रहे हैं, आज अपन ने पहले कुछ सेवा करी हुई तो आज उसका मिल रहा है, आप करेंगे तो इस बार और कुछ फिर आगे और देगा। बहुत बढ़िया भाई। आगे अभी मैंने गौशाला से बाहर निकल के देखा कि ज्यादातर गांव में देखने में आता है कि लोगों को लाइट की काफी समस्या है, सड़कों पर चल रहे हैं तो रात्रि में कीड़ा काटे या कुछ भी ऐसी बहुत। लेकिन आपके गांव में, मैं स्टार्टिंग से ही जैसे ही अंदर घुसा गांव में, चूंकि मैं बहुत पहले आ गया था, आपको तो मैंने बताया भी नहीं था भाई साहब, यहीं से देखा है कि स्ट्रीट लाइट और लाइट की सुविधाएं हर जगह। क्या क्या है भाई साहब, इसका भी राज बताइए जरा। हमारी पंचायत में इसका प्रावधान है, हम लगा सकते हैं लाइट में, स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं आप। तो क्या पूरे गांव में ये इस तरीके से? अभी तो हमारे गांव में पूरे में सीसीटीवी कैमरा लगने वाले हो रहे हैं। इसमें भी भाई साहब यही माने कि नियत साफ होनी चाहिए बस सरपंच की? देखो जिसको करना है वो करेगा, अपने जनता विश्वास कर रही है तो उनके लिए कर रहे हैं, जब तक जनता मौका दे रही है तो करेंगे। जिस दिन जनता कह देगी कि अब हमारे लायक नहीं बचे, आप हटो, तो अपना दूसरा काम देखेंगे। जब तक उस कर्तव्य निर्वहन करने के लिए अपन नियुक्त किया गया तो दिल से साफ मन से करिए जन सेवा। भाई साहब अपन कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति भी नहीं कर रहे, जन सेवा ही अपना एक पर्व धर्म बन गया है। गौ सेवा, जन सेवा करो, मजे करो। अच्छा भाई साहब, दूसरी बात, अभी इस अपन एक तरीके से इसको गार्डन कह सकते हैं, ये आपके पंचायत भवन में ही बैठे हुए हैं यहाँ भाई साहब। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे बैठने में मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैरिज गार्डन टाइप का हो। इसका भी भाई साहब राज बता दीजिए। इसका राज कोई नहीं, पंचायत में फंड मिलता है। अब क्या होता है, अभी हमारी पंचायत में एक नियम है, जैसे मान के चलिए अपने लिए 10 लाख रुपए मिले तो 10 लाख रुपए 6 महीने में किस्त आई आपको, 6 महीने में 10 और आई तो 20 लाख रुपए आपके लिए आए। तो 20 लाख रुपए में से आप 20% राशि जो होती है वो आपकी मर्जी से आप कहीं भी खर्च कर सकते हो। उसको आप रोड में मुरम डाल सकते हो, किसी बीमार दुखी आदमी को भी सहायता कर सकते हो, कोई मंदिर में भी दे सकते हो उसको आप, कोई स्कूल में चेयर वगैरह लाने के लिए भी आप उसको मतलब आपकी जो मर्जी हो उसमें आप उसको खर्चा डाल के पंचायत में ग्राम सभा में पारित करके और आप कर सकते हो। तो उस 20% की राशि से हमने ये सब डेवलप किया है। इसको एस्टिमेट नहीं है, इसका सिर्फ 20% की राशि का खर्चा डाला है कि हमको इसमें दूबा लगाना है, कोई पौधे लगाने हैं, इसकी साफ सफाई कराना है, इसमें पुताई कराना है, इसमें कुर्सी लाना है, वो उस परसेंट की जो 20% राशि से हमने काम किया। अच्छा भैया, आप अपन पंचायत भवन पे आते हैं तो अंदर जैसे ही एंटर हुए तो एक जिस तरीके से कलेक्ट्रेट का मॉडल है सेम उसी प्रकार का आपके पंचायत भवन में देखने, बैठक व्यवस्था जो है काफी। अपन भी पंचायत के एक कलेक्टर हैं, क्या हुआ, अपना भी बैठने का एक रूम ऐसा होना चाहिए कि हाँ कोई प्रधान बैठा है और पंच उसके आगे नहीं बैठेंगे, गांव के पंचायत के लोग आएंगे, उनकी समस्या रखेंगे तो उनको बैठने के लिए सुविधा, कुर्सी, अपना
केवन पूरा सब होना चाहिए सरपंच का। सरपंच एक ऐसा है, सरपंच एक ऐसी चीज है कि उसके लिए सचिव दिया गया, बाकी कोई को सचिव नहीं मिलता है। मंत्री मिनिस्टरों को सचिव मिलते हैं, पीए मिलते हैं, बाकी हमारे लिए तो सचिव दिया गया है, शासन उसको तनख्वाह देती है, हमारा पूरा लेखा जोखा वो करता है। हम जो ऑर्डर दें ग्राम सभा में उसको वो लिखता है, चलाता है। तो सरपंच की बहुत बड़ी, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने सरपंच को बहुत पावर दी है। अब थोड़ा कम हो गए, बाकी सरपंच होता है। अच्छा, पंचायत में उसकी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, उसके बगैर मर्जी की कोई ठेकेदार कोई भी। आगे भाई साहब आगे बात करते हैं, तो आगे मुक्तिधाम भी काफी चर्चा का विषय है यहाँ। तो भाई साहब इस बारे में और भी विशेषताएं गाँव है भाई साहब, जो मुझे अभी तक मैंने और नहीं देखी है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ लगभग 2-3 घंटे यहाँ घूम लिया। इसमें ही भाई साहब में अभी शाम होने जा रही है, तो आगे और भी भाई साहब और भी बहुत सारी चीजें हैं, सुना है भाई साहब। देखो मेरी खुद की बताता हूँ कि जैसे लोगों को कोई को लत लग जाती है वाइन पीने की, किसी को गलत कोई भी गलत व्यसन करने की उसकी लत हो जाती है। मेरी एक लत लग चुकी है कि मैं क्वालिटी का काम करना, अच्छा काम करना और जनता का विश्वास जीतना, ये मेरे अंदर मेरी एक आदत बन चुकी है, इसलिए मैं काम करता हूँ। आप कभी भी आना, मई जून में मेरे यहाँ आप देखोगे आपको तालाब मिलेंगे, करीबन 20 तालाब ऐसे गिनाऊंगे जिनमें 10-10, 15-15 फुट आपको पानी भरा मिलेगा, जो पूरे जंगल के जीव जंतु जानवर पानी पीते हैं। कोई भी आदमी पंचायतों में कोई तालाब नहीं बता सकता है कि उसमें पानी हो। मैं आपको 20 तालाब बना दूंगा मई जून में कि देखो इनमें कितना पानी है। तो नियत से होता है सब कुछ, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, हमारे मिलेगा आगे भी। चैनल के माध्यम से भाई साहब आप हमारे जो दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं भाई साहब, आप यहाँ के सरपंच हैं, अन्य सरपंचों के लिए एवं अन्य जो लोग गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं, अन्य कई जगह की कई जो सरपंच हैं उनका संचालन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब यहाँ? देखो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आज जनता ने आपको मौका दिया है, आप सरपंच बने हो, तो आप अच्छा काम करिए। देखो पैसा, आप कभी भी किसी की अंत्येष्टि में जाते हो तो बहुत बड़ा आदमी कोई होता है जिसकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियाँ है, और जब उसको अंतिम संस्कार उसका होता है तब वो कुछ साथ में लेके जाता है क्या? उसके साथ में पैसा कोई जलाता है क्या? उसके बच्चे वगैरह कोई पैसे भी उसको गड्डियों में जलाते हैं क्या? नहीं। तो अपन इस धरती पे आए और अपने लिए जनता ने अगर विश्वास किया है अपने ऊपर, अपन को सरपंच बनाया है, कोई जनप्रतिनिधि बनाया है, तो उनके लिए अपन खरा उतरिए, अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य पूर्ण करिए। अपने लिए 5 साल के लिए चुना है तो 5 साल बिल्कुल लगन से, सच्ची आत्मा से उनकी सेवा करिए। अगर आपको जनता ने, आपने लगन से, सच्चे मन से उनकी सेवा करी है तो फिर आपको मौका मिलेगा, ना कि आप ये सोच के कि मैं 5 साल बनाऊं, मुझे क्या लेना देना है, तो करो जहरी। जीवन आपको इसी पंचायत में, जिस गांव में आप निवास करते हो, जिंदगी भर उसी में जीना है, उसी में रहना है। तो वहाँ ऐसे काम करिए कि जीवन भर आपको लोग याद करते रहे कि फलाने समय में फलाने सरपंच बने थे, आज उनका काम देखिए आज तक दिख रहा है। अपन गांव छोड़कर तो कहीं बाहर चले नहीं जाएंगे। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत झाझन का, मेरी श्रीमती संध्या यादव सरपंच है, तो मैं यहीं रहूँगा। मेरी जब तक भगवान ने उम्र जितनी लिख दी, मुझे यहीं रहना है ना, यहाँ से बाहर थोड़ी जाऊँगा मैं। सही है, तो अच्छा करूँगा। आज मैंने काम किया तो आप सब लोगों को दिख तो रहा है, तो मैं 3 बार सरपंच तो बना। तो भाई साहब भाभी तो आपसे काफी खुश रहती होंगी, क्योंकि भाभी ने जो आपको एक वो रखा था कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको तस्वीर बदल देना है, और ये वास्तविकता भाई साहब मैं खुद एक पत्रकार होने के नाते मैं खुद बता रहा हूँ कि हाँ, आपने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। बिल्कुल वाह सरपंच जी, वाह, क्या बात है। मेरा अकेले का भाग नहीं है, मेरी समस्त ग्राम पंचायत की, मेरी जनता का सहयोग है। सब लोग, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उन सब लोगों का मेरे ऊपर सहयोग है। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है सब लोग मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई चुनावों में, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रमों में, चाहे कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त मेरी पंचायत की जनता की अगर मुझे ज़रूरत होती है, मुझे सिर्फ एक बार पंचायत के, मेरा एक अलग से ग्रुप है, उस पर मुझे लिखना पड़ती है कि भाई आज अपन को ये काम करना है, तो सब लोग मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं। आज भी मेरे साथ में खड़े हैं, तो उनका पूरा, उनका ही विश्वास है, कर रहे हैं अपन। तो मतलब भाई साहब सीधी बात ये है कि आपके इन कामों को देखते हुए और
इस पंचायत की तस्वीर आपने जो बदली है, इसको देखते हुए बस यही है कि बस आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए, बस बस। फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई अलग से फंडिंग या नहीं, शासन नहीं, आपको अलग से कुछ तो नहीं दे रहा भाई साहब? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पंचायत शायद में मैं एक और भी कह दूं कि मैं अच्छे काम करने के लिए सब लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं जो हमारी लेवल के कि यार ऐसे काम करते हो, हम पे भी दबाव बनाते हैं कि झांझुन में भी तो वही पैसा मिल रहा है, आप क्यों नहीं कर रहा है। तो लगभग मेरे से तो बहुत लोग नाराज भी अच्छा, रहते ऐसा होता है आपके हैं। साथ? हाँ, बहुत से लोग मेरे से नाराज रहते हैं। अगर कोई मान के चलिए सरपंच है मेरा साथी और कोई वो कहीं भी गया तो उससे कहेंगे कि यार तुम सरपंच हो गए, मैं झांझुन के सरपंच देखो यार, वही आप हो गए, वही वो है, वहां देखिए काम आपने क्या करा। आप भी तो 15 साल से सरपंच हो, आप भी 10 साल से सरपंच हो, वो भी मान के चलो लोग 5 साल के लिए बनते हैं, वो 3 बार बन गया, तो आप भी तो 3 बार के सरपंच हो, आपने क्या किया। तो वो लोग अंदर से मेरे पे बहुत खुन्नस। अभी कलेक्टर साहब भी यहाँ विजिट करने आए थे, कलेक्टर साहब पहुंचे थे। आए थे अभी कलेक्टर साहब आए थे। इससे पहले बहुत कलेक्टर तो लगभग गुना जिले में कोई भी आते हैं तो झांझुन पंचायत में। अच्छा, दूसरी बात भाई साहब, यहाँ एक और बात ये है कि बहुत सारे अधिकारी यहाँ विजिट करते रहते हैं। एक और बात भाई साहब, आपका नेता कौन है और हीरो कौन है आपका? हमारा हीरो नेता देखिए माननीय जयवर्धन सिंह, हाँ, वही है हमारे नेता, वही हमारे हीरो, वही हमारे परिवार के मुखिया, वही हमारे संचालन करने वाले हैं। अच्छा भाई साहब, अभी बीच में यहाँ कोई और भी आया था गौशाला और आपकी पंचायत का भ्रमण करने। हाँ, अभी उसके आपके जो RSS के प्रमुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो आए थे जो के दर्शन करने के लिए आए थे। तो लोकल के बनवीर खिरी वाले महाराज थे, उन्होंने कहा यार यहाँ के सरपंच से मिलाइए यार, यहाँ तो बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने मुझे फोन लगाया सरपंच साहब आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो ये लोग आए, अरे उनकी स्वागत है, मेहमान तो मेहमान ही होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। तो आ रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल आइए। तो आए घर पे, चाय पी, घूमे, गौशाला में भी गए। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है तो हम इसलिए भी आए कि ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे इस पे झूठा ही कुछ वो चल रहा हो। तो हमने आज मौके पे आके भी देखा कि यार नहीं वास्तविक कोई सरपंच है ऐसा काम करने वाला, आए थे। चलिए भाई साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं तो सबको गौ माता की जय, गौ सेवा करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। गौ ही एक ऐसी है कि जो जीवन भर दूध पिलाती है, माँ 6 महीने दूध पिलाती है, और इसने अपनी पीढ़ियों को यहाँ तक लाया, बछड़ा दिया, खेती करी, इसके बछड़े से इसका दूध पिया, दूध पी के खेत में बक्कर चलाया। तो गौ माता की करोगे, गौ सेवा करोगे, सब कुछ है। भगवान कृष्ण ने ही इसके लिए जन्म लिया था, गौ चराइए। तो मेरा तो सब लोगों से यही है कि भैया दूध गाय का खाकर उसके बछड़े को और गाय को गर्मा निकाल के ना भगाएं, गौ की सेवा करें। दूध दे रही है जब तक उसको चराते हैं, इसके बाद में निकाल के भगा देते हैं, ऐसा ना करें। ये आपको आप आने वाली पीढ़ियों को पाप करके जा रहे हैं, उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगी। ये नहीं है कि आप आज कर रहे हो तो कुछ नहीं है, इसका नतीजा आपको मिलेगा। इसलिए गौ को निकाल के दूध खा के ना भगाएं, गौ की सेवा करें। दूसरी चीज है, गौ आपको कितनी चीजें दे रही है, दूध भी दे रही है, बछड़ा भी दे रही है, उसके अलावा आपको गोबर दे रही है, मूत्र दे रही है, उससे आप जैविक खेती करिए। अब किसान लोग लाइनों में लग रहे हैं, मर रहे हैं वहाँ खाद के लिए। अरे भाई आप गाय की सेवा करिए, उसके गोबर को खेत में डाल के नहीं आप जैविक खेती करिए, उससे 4 गुना आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ लगभग मैं तो आपको 2-3 साल में इसका रिजल्ट देने वाला हूँ गौ की सेवा का। मेरे यहाँ जितनी गायों की सेवा करता हूँ मैं, 20-25 बीघा मेरी जमीन को मैं जैविक बनाता हूँ हर साल। कभी भी आप मुझे देख लेना, मैं यूरिया DAP लेने के लिए लाइन में नहीं लगता, थोड़ा बहुत देता हूँ। मतलब यूरिया लोग बाग कट्टा बीघा देते हैं, 50 किलो 1 बीघा में देते हैं, मेरे यहाँ 15 किलो बीघा में यूरिया देता हूँ। कुछ जमीन तो जो मैं जैविक खेती बनाने की ओर जा रहा हूँ उसमें तो मैं देता ही नहीं हूँ। करीबन अच्छे लोग तो जब मेरे यहाँ लाइन लग के मेरे से बीज लेके जाएंगे, गेहूँ चना सब सारी चीजें जैविक की। आने वाले समय में 5 साल में आप देखना मेरे यहाँ लाइनें लगेंगी लोगों की। बहुत बढ़िया। इसलिए गेहूँ उपलब्ध करा दो, हमारे लिए चना उपलब्ध करा दो, मनचाही रेट में दूंगा। और ये नहीं है कि मैं कम में दूँ, कहूँगा भाई 5,000 रुपये कुंटल मिलेगा तो 5,000 में ही लेके जाएंगे, तो ये तो गौ का प्रताप है, गौ की सेवा का फल है मुझे। चलिए ठीक है, आपको बताऊंगा मैं 5 साल में जी। तो किसान को पाले और अपने खेत को अच्छा बनाए। मैं तो उनको यही हिदायत देता हूँ। मैंने 2019 में गौशाला खोली, मेरे यहाँ 25 भैंसें थी मेरे पास में खुद में।
तो जिस दिन मैंने गौशाला खोली थी उस दिन 25 भैंसों को बेच दिया था मैंने, हटा दिया। आज मेरे आप घर पे मेरी गाय देखोगे ना, एक एक गाय 9-9 लीटर दूध देती है मेरी। बहुत बढ़िया हो गया। आप गायों को देखोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि गायों में अंदर चला जाए, उठा के नहीं फेंक देंगी कोई। अब आम आदमी अंदर नहीं जा सकता गायों के पास। मेरी गाय ऐसी है कि अगर आप मैं गायों में खड़ा हूँ और आप मेरे से चढ़ रहे हो ना तो आपको मारेंगी गाय आके। और आपने अभी मेरी गौशाला में भी देखा होगा, मेरी एक आवाज पे पूरी गायें आई होंगी। सही है, सही। ये प्रेम है, प्रेम करो गाय से। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान मुझे इसी तरीके का मनोबल बढ़ाता रहे। और आप सब लोगों का, आप भी बहुत बड़े गौ सेवक हो मिथुन भाई। मैंने तो आपसे ही सीखा, अगर पूछा जाए तो। एक बार एक गाय का, वो मैंने ही, मेरे पिताजी ने उस गाय को दान में दिया था जी। तो उस गाय का करीबन 12 रात के 12 बज रहे होंगे, इस गाय का कोई ट्रक वाला एक्सीडेंट कर गया। उधर से मैं आया, ट्रक तो निकल गया, मिला नहीं मुझे, लेकिन वो रोड पर डरी गाय मिली। तो मैंने फट से सिर्फ कौन को, मिथुन पत्रकार को फोन लगाया कि यार, मेरे पास नंबर था, मैंने तुम्हारे लिए नंबर फोन लगाया। तो रात के 12 बजे आप उस गाय का इलाज करने के लिए आए। तो मैंने कहा कि यार ये तो यार बहुत बड़ा काम है। तो उससे भी मुझे प्रेरणा मिली। हालांकि मैं गौशाला और पहले से चला रहा हूँ, लेकिन मेरा उस दिन हृदय परिवर्तन इतना बड़ा हुआ कि यार एक लड़का, इतनी रात को मैंने फोन लगाया, आया तो यार कुछ ना कुछ तो है। जब से मेरे मन में उसके लिए इतना प्रेम लगा है कि कोई गाय रोड पे कहीं भी कोई दुखी दर्द में अगर मिलती है तो मैं उसको मेरी गौशाला में रेस्क्यू करके नहीं मंगवा लेता हूँ। बहुत बढ़िया भैया। बाकी क्या है कि अब अपनी ज्यादा बड़ी गौशाला नहीं है, 300 गाय का अपने पास वो है गौशाला। बाकी अपन ज्यादा भी इकट्ठी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर और उनको परेशानी हो जाएगी, कोई एक दूसरे को मार देगी, पैर टूट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। बाकी आत्मा में दुख जरूर होता है। सही। कि देखो यार, इंसान कितना मतलबी है, दूध खा के भी इसको भगा दिया, अब ये रोड पे भटक रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक और लास्ट सवाल ये है कि ज्यादातर भाई साहब अभी तक पंचायत में ऐसा कोई कार्य अब नहीं बचा है कि आप आगे कुछ और, यहाँ अब आगे की आपकी क्या रूपरेखा है? और मुझे तो नहीं लगता भाई साहब, मुझे तो यही लगता है कि यहाँ की जनता तो आगे भी आपको चुनेगी, ये मेरे जनता का है। तो और आगे आप क्या करेंगे? देखो भाई, काम तो ऐसे कभी काम तो कभी बढ़ाती नहीं है। हाँ। सरकारें आती है, सरकारें बनी, सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई ना कोई काम फिर निकल आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या चुनेगी और चुनेगी, काम न करते ही रहते हैं। कोई अब घर उधर बना लिए तो उधर उनके लिए रोड बनाना है, तो कोई तालाब बनाना है, कोई को खेत तालाब बनाना है, तो काम तो न करते रहते हैं। बाकी हमारी काम करने के लिए एक चीज हमने जो बना रखी है, वो आपको अभी शेयर करने वाली बात नहीं है, वो अंदर की बात है। क्योंकि अगर उसको हमने शेयर कर दिया तो उस चीज को बहुत से लोग पकड़ लेंगे कि यार हम भी ऐसा करेंगे। तो अपन तो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई करे ना, सीक्रेट है। चलिए तो भाई करके ही बताते हैं कि जी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू, आभार। अब आप कह रहे हो एक और चीज कि अब ये मेरी पंचायत भवन है जी 2014 में, इसके साथ में मेरी पंचायत भवन के साथ में आरोन ब्लॉक में बहुत सरपंचों को पंचायत भवन मिलेगी, और भी मेरे साथ में आज तक सरपंच बनते भी आ रहे हैं। अब माननीय प्रहलाद पटेल जी ने उसको अटल भवन के नाम से कर दिया, 35-37 लाख का स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब सरपंच 2025 में, मैं 2014 में जो स्ट्रक्चर बना के मैंने दिया है, जो आज जो पंचायत भवन जो नए उसमें आ रही है, वो इस तरीके की अब आ रही है जो मैंने आपको 2014 में बना के दे दिया। अच्छा, जो अब पंचायत भवन जो आ रही है हाँ। वो पंचायत भवन अब बना रहा है सरपंच, जो मैंने 14 में बनाया है। और अब वो 37 लाख का है, मेरा 1285 का है। तो अपन ऐसा नहीं है कि काम करें, बाकी बहुत चीजें हैं, करेंगे जब आपको बताएंगे कि अब आइए बजट करिए पंचायत में, देखो हमने बनाया, अगर जनता ने मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई।